नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्जवल क्लास से आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। द्विगु समास जिसमें आप देख रहे हैं कि द्वि माने दो, यानी कि एक संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, एक संख्या का बोध हो रहा है। द्विगु माने दो होता है, तो एक संख्या का बोध होता है। तो द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है। इसकी परिभाषा हो जाएगी, कि द्विगु समास में पहला पद, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। ठीक है, द्विगु समास में पहला पद, इसमें द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। संख्या पद द्विगु, यानी पहला जो पद, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा ये दोनों ही पद मिलकर के एक समूह या समाहार का बोध कराते हैं। समाहार शब्द का बोध कराते हैं। ठीक है, समाहार शब्दों का बोध कराते हैं। ये जो समास होता है, द्विगु जो समास होता है, यह कर्मधारय समास का ही एक उपभेद होता है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा ये दोनों ही पद मिलकर के एक समूह और एक समाहार शब्दों का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसको जानेंगे। जैसे कोई भी शब्द आता है और उस शब्द में आप देखेंगे कि संख्याओं का बोध हो रहा हो, तो उसमें आप बिल्कुल ही जान जाइए कि इसमें द्विगु समास होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शब्द हो जाए तिरंगा, शब्द हो जाए चौराहा, सप्त सिंधु, ठीक है, नौ रात्रि, त्रिफला। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, शब्दों को ही देखिए। त्रिरंगा माने यहाँ पे तीन रंगों का समूह, चौराहा चार राहों का समूह, सप्त सिंधु, सप्त माने सात हो रहा है, नौ माने यहाँ पे नौ हो जाएगा, त्रि माने यहाँ पे तीन होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि दो पद एक आपको दिखाई दे रहा है, एक ती दिखाई दे रहा है, एक रंगा, एक चौ दिखाई दे रहा है, एक राहा, एक सप्त दिखाई दे रहा है, एक सिंधु, एक नौ और एक रात्रि, एक त्रि और एक फला। तो दो पद इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से जो पहला पद, जो पूर्व पद है, वो एक संख्या का बोध करा रहा है। तो जिस शब्द में पहला जो शब्द होगा, पहला जो पद होगा, वह संख्यावाची पद होगा, संख्यावाची शब्द होगा, तो ऐसे शब्दों में आपका द्विगु समास होता है। जैसे तिरंगा तीन रंगों का समूह, चौराहा चार राहों का केंद्र, सप्त सिंधु, सिंधु माने क्या होता है, सागर, सात समुद्रों का समाहार, नौ रात्रियों का समूह, त्रिफलों का समाहार। इस तरह के जब विग्रह हम करेंगे तो उसमें आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे दशानन, दशानन में तो पहला पद क्या है, संख्यावाची है, लेकिन इसमें बहुब्रीहि समास क्यों है। त्रिलोचन, मान लीजिए कि त्रि माने तीन, लोचन माने आँख, दशानन, दस माने 10 संख्या का बोध हो रहा है और आनंद माने मुख का बोध हो रहा है। यहाँ पे 3 संख्या का बोध हो रहा है, लोचन आँख का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि 10 आनंद
यानी कि एक रूढ़ शब्द है और एक तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहा है, जिसको हम रावण कहते हैं। तो रावण का यहाँ पे बोध हो रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति शब्द में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास होगा। त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाला, तो 3 नेत्रों वाला कौन है भाई? तो भगवान शंकर जी है, तो उनका बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये शब्द ले लिया जाए चौराहा, चौराहा, ये जो चौराहा है यह केंद्र बिंदु है और यहाँ से ये 4 राहें निकल रही हैं, ठीक है, तो ये 4 राहें निकल रही हैं, तो चौराहा शब्द हम बोल रहे हैं ना इसको चौराहा, या फिर ये बोल रहे हैं, ये मान लीजिए कि केंद्र बिंदु है और यहाँ से 3 राह निकल रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? तिराहा, तिराहा, 3 राहों का केंद्र, 4 राहों का केंद्र। तो इसके लिए कोई शब्द और बन रहा है क्या? किसी अन्य तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है क्या? नहीं ना हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो ऐसे शब्दों में आपका हो जाएगा द्विगु समास। कोई भी शब्द हो और उस शब्द से किसी संख्यावाची शब्द हो, लेकिन जब तक तीसरे व्यक्ति का बोध नहीं होगा तब तक वहां पे आपका द्विगु समास होगा, और जब किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो जाएगा तो वहां पे आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। एक और शब्द लेंगे पंचवटी। पंचवटी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। तो पंचवटी शब्द को ले लिया जाए तो पंचवटी शब्द में 2 समास हो रहा है, ठीक है। पहला जो समास होगा 5 वटों का समूह, इस तरह से अगर इसका हम विग्रह करते हैं, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, ये विग्रह हो रहा है। वट माने पेड़, 5 पेड़ों का एक समूह है। तो इस तरह के विग्रह जब करेंगे तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा भाई? द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु, ठीक है। पंचवटी में कौन समास हो जाएगा? द्विगु। पंच माने 5, वट माने पेड़, तो 5 पेड़ों का समूह या 5 पेड़ों का समाहार, तो एक समूह का बोध हो रहा है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये कह दिया जाएगा कि 5 वटों का वह स्थल जहां पे राम और सीता जी निवास किए थे, तो पंचवटी शब्द कहने पर एक स्थल का बोध हो रहा है, एक जगह का बोध हो रहा है जहां पे राम, लक्ष्मण और सीता जी ये कुटिया बना करके रहते थे, तो किसी एक स्थल का बोध हो रहा है। तो ऐसे जब विग्रह करेंगे तो वहां पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि पंचवटी में कौन सा समास है, और ऑप्शन ये भी दे दे, पहला ऑप्शन दे दे द्विगु, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दे बहुब्रीहि, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दे यहाँ पे कर्मधारय, चौथा ऑप्शन दे दे यहाँ पे द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व। अब यहाँ पे ये पूछ दिया जाए कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे भाई? तब क्या कहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि पंचवटी में द्विगु भी है, पंचवटी में बहुब्रीहि भी है, दशानन में द्विगु भी है, दशानन में बहुब्रीहि भी है। यहाँ पे त्रिलोचन में द्विगु समास भी होगा और त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास भी होगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं, रूढ़ हो चुके हैं। जैसे दशानन शब्द है, रावण के लिए रूढ़ हो गया है। त्रिलोचन शब्द है, शंकर भगवान के लिए रूढ़ हो गया है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो रूढ़ हो चुके हैं उसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पंचवटी में कौन समास है, तो ये विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे विग्रह कर रहे हो, ठीक है। 5 वटों का समाहार इस तरह से करेंगे तो द्विगु होगा। 5 वटों का वह स्थल जहां पर राम, लक्ष्मण, सीता जी निवास किए थे, तो किसी तीसरे स्थान का बोध हो रहा है, तब बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसमें द्विगु और बहुब्रीहि भी दिया हो, तो अधिक मात्रा में आप देखिए कि ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि समास है तो यहीं पर टिक लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं होगा तब जो है आपका द्विगु होगा। बहुब्रीहि दिया है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है? बहुब्रीहि लगाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए दशानन शब्द दे दिया और दशानन शब्द में पूछ दिया कि दशानन शब्द में कौन सा समास है, द्विगु है, कर्मधारा है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है, तो दशानन शब्द में भी आपको क्या लगाना है? बहुब्रीहि समास।
क्योंकि ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि ही लगाना है, नहीं है तब जा करके आप द्विगु लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब पूछ दिया जाए कि दशानन में कौन सा समास है, यहाँ तत्पुरुष कर दिए, तब जो है तत्पुरुष कर देंगे, तब आपका ऑप्शन ये सही होगा, दशानन में द्विगु समास है। क्योंकि यहाँ पे ना दस का महत्व है ना मुख का महत्व है, तो दस और मुख ये दोनों मिलकर के एक समूह का बोध करा रहे। जैसे 10 मुख, 10 मुखों का समूह, तो 10 मुखों का समूह इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे द्विगु हो जाएगा। और 10 मुख वाला अर्थात रावण, तब क्या होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि द्विगु समास के अन्य उदाहरण क्या है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे सामासिक पद या समस्त पद, समस्त पद, विग्रह, समास का नाम। ठीक है, शब्द आ जाए यहाँ पे नवरात्रि, सतसई, सप्त सिंधु, तीराहा, तीरंगा, चौराहा, दोपहर। चलिए इसी पर देख लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 एक संख्यावाची शब्द है, 7 संख्यावाची शब्द है, ठीक है। यहाँ पे 7 संख्यावाची शब्द है, 3 संख्यावाची शब्द है, 3 संख्यावाची, 4 संख्यावाची शब्द है, 2 संख्यावाची शब्द है। त्रिकोण इस तरह से आ जाए, त्रिकोण, त्रिलोक, इस तरह के शब्द आए। तो पहला पद आप देख रहे हैं कि संख्यावाची शब्द हो रहा है और किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहा है, तो ऐसे शब्दों में आपका हो जाएगा द्विगु समास। जैसे 9 रातों का समूह, इस तरह से आ जाए, 9 रातों का समूह, समूह या समाहार, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। ये आ जाए 700 दोहों का समाहार, द्विगु समास हो जाएगा। सप्त सिंधु, 7 सिंधु, सिंधु माने क्या होता है, सिंधु माने सागर होता है। 7 नदियों का या सागरों का समूह, द्विगु समास। 3 राहों का केंद्र, 3 राहों का केंद्र, द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि 3 रंगों के समूह का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द्विगु समास। 4 राहों का केंद्र भाई, 4 राहों माने रास्ता, राहों का केंद्र, तो एक स्थल का बोध हो रहा है, द्विगु समास हो जाएगा। 4 राहों का केंद्र, दोपहर का समूह यानी 2 पहरों का समूह, 2 पहरों का समाहार। ठीक है, तो दोपहरों का समाहार इस तरह से करेंगे तो द्विगु समास हो रहा है। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, तो द्विगु समास। तो आप इसको पूर्णतः भली भांति समझ गए होंगे कि द्विगु जो समास होता है, द्विगु समास में पहला पद क्या होता है कि संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, और जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद एक तरह से
गौण होता है, ठीक है, उत्तर पद गौण होता है, तो इसमें आपका जो है द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। तो इसमें द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोकी शब्द दे दिया, त्रिलोकी। अब त्रिलोकी शब्द में कौन समास है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 लोकों का एक महत्व स्थापित हो रहा है। त्रिलोकी शब्द, त्रिलोकी, तो 3 लोकों का समूह यहाँ पे हो रहा है। 3 लोकों का समूह, द्विगु समास। त्रि माने 3 होता है, लोक यानी 3 लोक होते हैं। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, त्रिकोण, तो 3 कोणों का समूह हो रहा है। 3 कोणों का समूह, त्रिकोण। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अलग शब्दों का, एक अलग संख्यावाची शब्दों का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो इसमें जो है आपका द्विगु समास होगा, ठीक है, द्विगु समास होगा। द्विगु समास किसे कहेंगे? तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और किसी अन्यत्र व्यक्ति का बोध न कराए, समूह या समाहार का बोध कराता हो, तो ऐसे शब्दों में द्विगु समास होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा जो चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP है उसको तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और दोस्तों मित्रों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।